नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंधावा है। आज स्वागत है आपका रियर रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन के एक वेब वीडियो में, जिसमें आज हम नेशनल डीबीटी पोर्टल का पूरा बखान करेंगे, जिसके अंदर उसमें क्या खामियां हैं, क्या नेशनल डीबीटी पोर्टल हमारे उपयोग का है, क्या नेशनल डीबीटी पोर्टल आज एंड बेनिफिशियरी के लिए पूरा काम का है। इन सभी बातों को लेके आज हमारे साथ चर्चा में है श्री अजय यादव जी। नमस्कार। तो कुछ बेनिफिशियरी जो हैं उनके भी कुछ सवाल हैं, और अगर एमपैनल वेंडर्स की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ उनके भी सवाल हैं। कि पहला सवाल अगर हम देखते हैं, क्या नेशनल डीबीटी पोर्टल ये सिंप्लीफिकेशन को दर्शाता है, या इसको बनाते वक्त कोई सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का एमएनआरई ने फॉलो किया है, ये सही है या गलत है सर? देखिए, सिंप्लीफिकेशन तो एक तरह का एक और इंजेक्शन दिया गया है। देखिए क्या होता है कि रूफटॉप सोलर सेक्टर इंडिया में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रूफटॉप सोलर सेक्टर है। 12 से 15% ही टारगेट हमने अचीव किया है। उसमें भी अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसके कारण है रेजिडेंशियल की, तो कारण अगर मैं बताऊं तो जिन लोगों ने ये पोर्टल बनाया या जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, उनका इन्वॉल्वमेंट ही सेक्टर को पीछे करने का कारण है। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो सिंप्लीफिकेशन भी है, ये भी इसी तरह है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। हमारे पास जब तक किसी चीज को समझने जानने के लिए टूल्स नहीं है, लोग नहीं है उस तरह के जो वाकई उनको एक्सपीरियंस हो, वो फील्ड में उतरे हों, ऐसे लोग अगर कोई भी पॉलिसी कुछ भी बनाते हैं तो आप भले ही उसको आप कितना भी टेक्निकली आप उसमें कुछ भी कर दीजिए, आप नॉन नेशनल पोर्टल कर दीजिए, ऑनलाइन कोई चीज ले आइए, उससे रिजल्ट निकलेंगे जीरो। आप गांव के एक झोला छाप डॉक्टर को आप लीजिए। गांव में क्या होता है, झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास कोई भी मरीज जाएगा ना, तो उसके पास जांचने की कोई तकनीक होती है। जांचने में ज्यादा उसके पास होता है थर्मोमीटर। वो टेम्परेचर देख लेगा या तो ऐसे ही देख लेगा गरम है शरीर, और वो लगाएगा। उनके फिक्स इंजेक्शन रहते हैं जिसमें वो स्टेरॉइड मिला के लगाता है, जिससे कि असर जल्दी हो जाए। आपके पेट में कहाँ दर्द है, आप कई सारे मरीज गांव में वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन वो झोला छाप से इंजेक्शन लगा के अंत में वो मर ही जाते हैं। या ज्यादा उनको पता होता है आपको तुरंत एनर्जी चाहिए। आप इस चीज को बिल्कुल एमएनआरई के जो साइंटिस्ट हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए वहां मैं झोला छाप डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इन साइंटिस्ट को आप प्लीज कंपेयर करिए। अरविंद जी, आपको स्टेरॉइड दे दिया गया, आज आप नाचने लग गए। आपको वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई, जो गांव के जो मरीजों को चढ़ा दिया थी, वो खुश हो जाता है, वो गुड़ भी गाएगा कि वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली वो झोला छाप, उसको नहीं पता है। इसी तरह से देखिए, ये जो एमएनआरई के जो साइंटिस्ट है ना, मतलब सबसे पहले तो इनको अपने पीछे से साइंटिस्ट हटा देना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सबके सामने ये वीडियो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर से जो आवाज है उसको मैं कहना चाहता हूँ। सब पहले अगर मैं पहली लाइन में ही बोलूं, ये पोर्टल और ये जो चीज है, ये सबसे बड़ा फेलियर होने वाला है। सबसे बड़ा फेलियर, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल चीज है। हम शायद अपने एम और ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में नहीं रखते जब हम कोई चीज आती है। ये उसी तरह है, मरीज आया, आज उसके पेट में दर्द है, वो दवाई दे दी, कल दूसरी आई, दूसरी दे दी, साथ में उसको स्टेरॉइड दे दिया। ये सिंप्लीफिकेशन नेशनल पोर्टल सिर्फ एक स्टेरॉइड है, जिससे हम कुछ दिन के लिए भले ही खुश हो जाए, और ये बहुत बड़ा डैमेजिंग है। कैसे है वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल का एंड यूजर का जो तालमेल है वो बड़ा आसान हो सके, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी एमएनआरई जो भी उस उद्देश्य के लिए जो पैसा देना चाहता है बेनिफिशियरी को, वो इतने सिंपल तरीके से हो जाए कि वो बेनिफिशियरी के पास डायरेक्टली चला जाए। अगर यहाँ देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को अगर अपन देखते हैं, जो पिछले 5-6 साल से जो सब्सिडी चली रही है, आज दिन तक उन सब्सिडियों का पैसा रिलीज नहीं हुआ है। उन सब चीजों के बैड एक्सपीरियंस को देखते हुए यहाँ डीबीटी पोर्टल का निर्माण किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का। पर सिंप्लीफिकेशन शब्द आपको ऐसा लगता है
कि एक एंड यूजर इतना उस चीज का पढ़ा लिखा है कि वो ब्रांड का ज्ञान है, उसको पता है टेक्निकल प्रोजेक्ट में मुझे क्या चूज करना है। आज एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को एक आपने एंड यूजर के हाथ में दे दिया है कि वो सच खर्च कर ले कि मेडिकल स्टोर पे जैसे अजय सर ने आपके सामने बात कर रही थी झोला छाप डॉक्टर, मैं उसको दूसरे शाब्दिक अर्थों में आपके सामने देखता हूं कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपको पता है मेरा पेट दर्द है, आपने मेडिकल स्टोर से क्या बोला कि भाई साहब मेरे को है ना वो वाली दवाई दे दो, तो ये उतना ही गलत है कि बेनिफिशियरी का चूज करना कि उसने किसी भी चीज को चूज कर लिया, किसी भी पैनल को चूज कर लिया, किसी भी इन्वर्टर को चूज कर लिया, किसी भी तरीके से। आज आप मुझे बताइए टर्न की प्रोजेक्ट है, वहां पे अवेलेबिलिटी और कस्टमर के लिए क्या चीज सही है, उसका वारंटी ईपीसी वाला दिलवा पाएगा या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको डायरेक्टली वारंटी देगी, तो इन सब चीजों का कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, वारंटी की जब आपने बात कही, देखिए क्या होता है, हम सभी ईपीसी प्लेयर्स हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक ब्रांड के साथ जुड़ के काम करते हैं इसलिए कि हमें वारंटी मिले, हम उसके साथ कुछ मेमोरेंडम साइन करते हैं, कुछ हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतना माल आपसे लेंगे और आपको वारंटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी वारंटी, उस पर हमारा कुछ तो कंट्रोल रहता है। अदरवाइज अगर एमएनआरई इन चीजों को भी देखे कि वारंटी गारंटी का क्या होगा, तो उनको पता होगा कि कहीं पे वारंटी जैसी कोई चीज इंडिया में नहीं है, कहीं किसी को वारंटी नहीं मिलती है। लेकिन हमें अच्छा काम करना है, हम एक ब्रांड के साथ स्टिक होते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो भी देखता है कि हमने अच्छा खासा माल इनसे खरीदा है, वो हमें सपोर्ट करता है और वो सपोर्ट अल्टीमेटली आगे कस्टमर को मिलता है। अब आप इसको अस्पताल से जैसे कंपेयर कर रहे थे, वहां कस्टमर ने मान लीजिए मैं मरीज हूं, मैंने अपनी बीमारी सिलेक्ट की, मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको पता नहीं कि मुझे किस हॉस्पिटल में जाना है, पेट की बीमारी, और जब ईपीसी प्लेयर यानी कि हॉस्पिटल वो सिलेक्ट करेगा तो वो जनाना अस्पताल कर रहा है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या मरीज को ये पता है कि मेरे पेट का दर्द है और मुझे किसके पास जाना है। ये एक उसी तरीके से है, टर्न की प्रोजेक्ट को अगर बेनिफिशियरियों के हाथ में दे दिया जाए तो ये टोटली डीबीटी स्कीम का फेलियर होगा। और होगा क्या, जब क्लेम की बात आएगी, जब एंड बेनिफिशियरी दरवाजे पे भटकता रहेगा, उसके नेट मीटरिंग नहीं हो पा रही होगी, उसको एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल तीनों के धक्के खाने पड़ेंगे। या पूरे भारत में किसी भी डिस्कॉम की आप बात कर लीजिए, अगर हम नॉर्मली भी अगर अपन बात करते हैं, अगर जब तक ईपीसी, ये एक ईपीसी ही है जो बेनिफिशियरी को हर तरीके से सपोर्ट करता है, हर तरीके से न्याय दिलाता है, और यहां पर ईपीसी का रोल अगर खत्म हो गया तो बेनिफिशियरी सरकार से सिर्फ त्राहिमाम ही मांगेगा और कुछ नहीं होगा। और इतनी बड़ी स्कीम मुझे लगता है कि सर ये सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं, वो फेल है, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ फेल है। आपने जब ईपीसी की बात कही, आप उस डेट में जाइए, सभी लोग, एमएनआरई, मंत्री जी, हर कोई उस मीटिंग में जाइए जब ये चर्चा हुई, जब इरिटेट हो गए मंत्री जी एकदम से देख के कि यार क्यों नहीं काम हो रहा है सोलर में, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं, मुझे नया कुछ करना है, मैं सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये फटाफट काम हो। उस समय मंत्री जी से एमएनआरई के अफसरों, अधिकारियों या जो लोग इस स्कीम में काम कर रहे हैं, उनसे मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम और उसका पूरा ना होना वो छिपाया गया। अगर हम 2019 की गाइडलाइन आरटीएस फेज 2 की अगर हम देखें तो उसमें जो चीजें लिखी हैं, अगर हम उसको सही फॉलो कर लें तो ये टारगेट्स भी अचीव होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो हमने खुद लिखा, यानी कि जो एमएनआरई ने खुद गाइडलाइंस बनाई, खुद लिखा, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। न तो वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मंत्री जी के आगे सही बात लिखें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन आया, प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? एमएनआरई के पास कौन जा रहा था? क्या एमएनआरई के पास एंड यूजर जा रहा था? कभी भी नहीं है। उसके लिए सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है? पहली चीज उसके, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके लिए कुछ सिंप्लीफाई हुआ भी नहीं, उसके लिए भी कठिनाइयां बढ़ाई गई हैं। कितने फोन आए आज तक, अभी तक आपको ये डीबीटी लॉन्च होते ही, और क्या कहा लोगों ने? आप देखिए, आज सबसे पहली बात तो अगर हम इन सब चीजों का अगर चक्रव्यूह की अगर अपन बात करते हैं तो आज एक वो रैकेट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है इस डीबीटी पोर्टल के शुरू होते ही,
जो एक बिचौलिए हैं, जैसे किसी भी आरटीओ एजेंट्स की अगर हम बात करें, आप लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको शिकार देखा जाता है कि यार ये लाइसेंस बनाने के लिए आया है, अब इसकी जेब से पैसे ढीले करो। सेम नेशनल डीबीटी पोर्टल में ऐसा रैकेट एक्टिवेट हो गया है, जो कस्टमर के इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहा है उसको नेशनल डीबीटी पोर्टल पे अपलोड कर रहा है, कस्टमर से मोबाइल नंबर दे रहा है, वो उनका भरोसा लेने के बाद में ईपीसी से मांडवली कर रहा है कि भैया अब मुझे बता दो तुम मुझे कितना पैसा दोगे, तब उनके घर में प्रोजेक्ट ये पहला एग्जांपल है। दूसरा, जो एंड यूजर जो प्रोजेक्ट लगवाना चाहता है वो इस स्कीम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो क्यों चाहेगा कि वो चक्कर लगाए सरकार के, उसको पता है कि चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये 30 दिन का अगर इतना ही आसान था 30 दिन में पैसा मिलना, तो आपने, फिर मैं 2019 की स्कीम पे जाता हूँ, जब वहां 5 से 10 दिन लिखा हुआ है तो क्यों ईपीसी वेंडर्स के पैसे 3 साल से नहीं मिल रहे थे? हमने ही रिक्वेस्ट की, हम ही वेंडर्स ने रिक्वेस्ट की, हम ही ने चिट्ठियां लिखी और हम ही ने ये चीज बताई कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। और जब सिंप्लीफिकेशन किया गया तो हमें ही ध्यान में नहीं रखा गया। वहां पर अगर आप इस सब्सिडी क्लेम को आसान कर देते, 5 से 10 की जगह अगर आप 30 दिन में ईपीसी वेंडर को सब्सिडी क्लेम दे देते, तो न तो उस एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम थी जिसको अब चक्कर काटने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कस्टमर के लिए सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, आप मानते हैं? क्योंकि उसको तो अब चक्कर काटने पड़ेंगे, उसको सब्सिडी क्लेम नहीं मिलेंगे और न ही वो इकट्ठा होकर कहीं भी अपनी बात को कह पाएगा। वो अपने अंदर, ठीक है यार मेरा 1 लाख गया, जाने दो, मैंने प्रोजेक्ट तो लगी गया उतने का, इट्स ओके। यही सरकार का टारगेट, यही टारगेट। वेंडर के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, उसको तो पैसे टाइम से चाहिए थे, उसकी ट्रैकिंग के लिए यूडब्ल्यू पोर्टल हो और डिस्कॉम्स उसको सपोर्ट करें, नेट मीटरिंग में सपोर्ट मिले, उसके पैसे टाइम से मिल जाए। और देखिए वो एक जगह पे बंधा हुआ था, वो नोडल एजेंसी के साथ बंधा हुआ था, वो ठीक से काम करता था, अच्छी सर्विस मिलती थी एंड यूजर को भी, सबको भी। वेंडर के साथ कोई ये सिंप्लीफिकेशन सिर्फ हुआ है एमएनआरई, डिस्कॉम, नोडल एजेंसी, इनके लिए सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि वो सारे बिखर गए। सारे एंड यूजर्स को वो छोटी छोटी सब्सिडी अमाउंट है, हमारा अटकता है तो हमारा 60 लाख अटकता है, उसका अटकेगा तो 60,000 अटकेगा, वो 60,000 अपना बर्दाश्त कर लेगा, वो इतना नहीं चिल्लाएगा, हम सब साथ में मिलकर चिल्लाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए नेशनल पोर्टल पे हम आ जाते हैं। आप जैसे ही नेशनल पोर्टल solarrooftop.gov.in जैसे ही आप खोलेंगे, सबसे ऊपर उसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट 40% सब्सिडी 3 किलोवाट तक और 20% 3 से 10। जरा गौर फरमाइएगा, वहां परसेंटेज मेंशन की हुई है, 1 से 3 किलोवाट 40%, 3 से 10 किलोवाट 20%। आप फिर हेल्प डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, पूरी सब्सिडी की कैलकुलेशन है उसमें पता चलता है कि सब्सिडी अमाउंट फिक्स है, जो कि 36,000 पर वॉट के हिसाब से फिक्स कर दिया गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक एंड यूजर हूं, मैं अगर पोर्टल पे जाता हूं और मैं ये सब्सिडीज देखता हूं और मैं उधर परसेंटेज देखता हूं, क्या मुझे रिवर्स कैलकुलेशन नहीं आती है? मैं रिवर्स कैलकुलेशन कहके वेंडर से ये बोलूंगा कि इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि आज की डेट में प्रोजेक्ट की जो रेट है वो 36 रुपए है। हमने ये सवाल पूछा जब एमएनआरई से, तो इतना सा गंदा सा जवाब दिया, क्योंकि क्या है, मैं बता रहा था साइंटिस्ट हैं ये सारे लोग, तो आपको जवाब से पता चलेगा कि कितना साइंटिफिक जवाब देते हैं वो लोग। मैं चाहूंगा श्री अजय यादव जी से कि ये पूरा का पूरा एमएनआरई का जो रियर को जवाब दिया गया है वो सभी के सामने उस जवाब को पढ़ें, ताकि आपको ये महसूस हो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की है एमएनआरई, उससे क्या जवाब आता है। अगर आप कुछ चीज पूछते हो तो आपको सुनना बहुत जरूरी है चीज। हमने इनसे 2 सवाल पूछे कि आपने ये सिंप्लीफाई किया था, हम लोगों ने 2 इशू थे कि टेंडरिंग जब होती है तो रेट्स L1 की वजह से बहुत नीचे चले जाते हैं, जो कि वायबल कई बार नहीं होता है। आप मार्केट को ओपन छोड़िए, आप अपनी सब्सिडी को फिक्स करिए, मार्केट को आप ओपन कर दीजिए। वेंडर और बेनिफिशियरी के बीच में है रेट को डिसाइड करना, मार्केट ऑटोमेटिकली रेट डिसाइड करता है, आप उसमें नहीं आए, और आप सब्सिडी अपनी अमाउंट फिक्स कर दीजिए। जब आप इस पोर्टल में जाएंगे तो एक बात तो मैंने बताई परसेंटेज वाली, दूसरा इसमें क्या है कि वेंडर्स की लिस्ट दी है और साइड में उनके रेट्स दिए हुए। हमने इनसे पूछा कि आप रेट्स क्यों मांग रहे हैं, तो हमने इनको ये पूछा कि भाई अगर आप रेट मांगेंगे तो उसमें क्या होता है। अभी तक मैंने जो बात कही ना कि न तो इनको मार्केट की कोई नॉलेज है, मतलब टेक्निकलिटी, ना ही तो फील्ड में प्राइस की, न तो टेक्नोलॉजी की, और ना ही फील्ड में क्या काम होता है एक्चुअली, किसी की कोई नॉलेज नहीं है।
हमने इनको कहा कि अगर आप रेट्स डलवाओगे तो सिर्फ ये इंडिया मार्ट और जस्ट डायल बन के रह जाएगा। मैं देखूंगा राजस्थान में मिनिमम रेट किसी वेंडर ने अगर 55 डाली है तो मैं 52 डाल दूंगा, ताकि लीड्स मेरे पास आए। हम सभी जानते हैं जब कोई अप्लाई करता है वो देखता है कि भाई मिनिमम कौन है, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। वो रेट सिर्फ लीड्स लेने के लिए होगी। और ये एक ऐसा वॉर शुरू होगा जो नीचे गिरते गिरते 38, 36, 35 हो सकता है 5 रुपए तक भी चला जाए। मैं उसमें 5 डाल दूंगा, रेट आ जाएगी, मैं बोलूंगा साहब 5 में तो ये तो मुझे कस्टमर बुलाने का एक चक्कर तो बुलाने का था और एक जाल फेंका जिसमें कस्टमर रेट अलग है। ये तो 10 रुपए सिर्फ साइट सर्वे के हैं, ये आपका फॉर्म भरने की फीस थी। इस तरह से कुछ भी हो जाएगा। इन्होंने लिखा है कि साहब मिनिमम स्पेसिफिकेशन फिलफिल करने के बाद जो भी रेट्स हैं वो आप अपनी डालिए, और रेट्स आप बदल सकते हैं जब भी आपका मन करे तो आप रेट बदलिए। मतलब ये हो गया एक अमेजोन पे हम देखते हैं कि भाई क्या रेट, जो चप्पल मैं बेच रहा हूँ उसके क्या रेट है, मिनिमम क्या है, मैं वो डाल देता हूँ जिससे कि मेरा ज्यादा बिके। और उस पर हम प्रमोशन भी करते हैं। बिल्कुल। अब अमेजोन पे भी जब हमें बेचना होता है तो हम प्रमोट करते हैं, तो मेरी चीज पहले दिखती है प्रमोटेड। इसमें भी मैं प्रमोशन की भी बात करूं, देखिए अब ब्रांड्स में टेक्निकल उस वेंडर को कुछ नहीं पता है, जिसका ज्यादा प्रमोशन दिखेगा। मैं आज आपको कुछ बड़े ब्रांड्स बता दूं जो टीवी में ऐड आते हैं, जो इस तरह के जो नाम सुने, सिर्फ वो वही देखेगा, बाकी कुछ भी नहीं वो देखना चाहेगा उसको। और बड़े ब्रांड अच्छा हो चाहे बुरा हो उसको कोई मतलब नहीं, जो नाम सुना वो वही सिलेक्ट करेगा, मानते हैं। दूसरा, हमने उनसे पूछा कि आपने 36 रेट क्यों लिया, भाई 36 के हिसाब से क्यों सब्सिडी कैलकुलेट की। तो इन्होंने कहा कि हमने 36 इसलिए कैलकुलेट की, जो कि जवाब अगर आप इनसे 3 बार अगर आप जवाब मांग लेंगे या आप ग्रीवियंस पोर्टल पे 3 बार डालेंगे तो तीनों बार अलग अलग जवाब आएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका कोई बेस होगा तो आप एक ही जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि जो मिनिमम रेट आई थी अभी जो टेंडर्स हुए वो रेट मान के हमने कर दिया। अब सवाल ये आता है, अगर आपने 36 रुपए मिनिमम रेट है, और देखिए इसीलिए मैं इनको साइंटिस्ट बार बार बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट का तमगा हटा दो पीछे से। इन्होंने टेंडर, जो कि वो जोड़ घटाना ही तो होता है, आपने सब जगह से डेटा लिया, उसको देख लिया, ठीक है, आपको मैं साइंटिस्ट हटा के कम से कम आप एक एवरेज आपने निकाला है, तो आप उसी तरह का कोई डेजिग्नेशन अपने पीछे लिखिए। ना मार्केट की नॉलेज ना कुछ, आपने 36 रुपए की रेट मान ली। अगर 36 की मान भी लिए तो जो आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमसे मांग रहे हैं वो आप 50 रुपए के हिसाब से कैसे मांग रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे ये गलत है, इन लोगों ने एक एंड यूजर यानी कि एम्पेनल वेंडर, अगर हम बात करते हैं बेनिफिशियरी और एम्पेनल वेंडर की, तो इन्होंने एम्पेनल वेंडर से पैसे ले लिए और एंड यूजर को वो पैसे दे दिए। आप देखिए, अगर इन्होंने एक बेनिफिशियरी को 1 से 3 किलोवाट की 14,588 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से रेट दे रहे हैं, और 3 से 10 किलोवाट की जो एड ऑन 20% की अगर अपन बात करते हैं उसमें ये रेट दे रहे हैं कितनी, 7,294 रुपए। 7,294 रुपए और 14,588 रुपए, जब ये क्लब करके 40 और 20% जब अपन 10 किलोवाट का निकालते हैं तो मैक्सिमम 94,822 रुपए ये आपको दे रहे हैं। वहीं अगर अपन वेंडर की बात करते हैं तो वेंडर से 50,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से ये लोग बैंक गारंटी रखवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है कि आप बेनिफिशियरी को जब 36,000 के रुपए के हिसाब से पैसे रिलीज कर रहे हैं तो एंड यूजर जो अपना एम्पेनल वेंडर है उससे भी 36,000 के हिसाब से ही परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रखनी चाहिए। और प्रमोशन की हद तो इतनी है, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मोदी जी ने सिर्फ रिमोट चलाया, कुछ बोला नहीं इस पे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं बोलने लायक। अभी क्या MNRE ने प्रमोशन अच्छे से शुरू कर दिया है, 15 दिन के अंदर फीजिबिलिटी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 30 तारीख को लॉन्च हुई, मैंने अपना खुद का घर का एप्लीकेशन डाल दिया है उसी दिन। मैं 15 तारीख के बाद आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरे घर में ना तो फीजिबिलिटी हुई है ना कुछ हुई है। क्यों? क्योंकि वो देखिए उस लेवल का सिस्टम बनाना, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या इंटीग्रेशन हुए, क्या डिस्कॉम के पास कुछ जा भी रहा है कि नहीं, UWP तैयार नहीं, डिस्कॉम का खुद का डेटा तैयार नहीं। मैं आपको बता दूं, अजमेर डिस्कॉम और ये ऐसी इनके पास खुद का कोई सिस्टम तैयार नहीं है, तो कैसे वो। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि इसमें ये संदेश ऐप को क्यों जोड़ दिया गया है? मतलब संदेश ऐप जो है वो तो एक डिफरेंट ऐप है भाई। ये क्या है, ये आप मैसेज के माध्यम से भी OTP दे सकते थे। ये सिर्फ एक इंडियन व्हाट्सएप है, शायद इसलिए किया गया है। उसका क्या लॉजिक है वो MNRE ही बता सकता है। बाकी आप देखिए फीजिबिलिटी 15 दिन में, मैं पहले स्टेप से ही आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको 16 तारीख को तो मैं आपको बताऊंगा 16 अगस्त को कि मेरे घर पे फीजिबिलिटी नहीं हुई है। आज सुन ले, सभी लोग सुन ले, पूरा डिस्कॉम सुन ले, अगर हो जाए तो फिर मैं मान लूंगा कि मैं हार गया, मैं आगे नहीं बोलूंगा।
अब आते हैं इस पे, उस पे किसी वेंडर की लिस्ट नहीं, कोई वेंडर के नाम नहीं अभी तक। जब आपने मोदी जी से बोल दिया कि आप इसको इनॉग्रेट करें, तो क्या वहां वेंडर्स की लिस्ट थी? क्या वहां पे जब लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, हमारे पास हजारों फोन आते हैं, लोग वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ना वेंडर्स के नाम है ना लिस्ट है। आपने क्यों, मतलब आपने पूरे देश को, सबको बेवकूफ बना के मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट करवा दिया आपने मोदी जी से, और वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आगे बात बढ़ सके। उसके बाद ये सब स्ट्रीमलाइन होने में, देखिए जिस स्कीम को 6 से 8 वीक बोलने के बाद 6 महीने में बनाया गया, आपको क्या लगता है उसको स्ट्रीमलाइन करने में पूरा सिस्टम 6 महीने लग जाएंगे? उसके बाद दिसंबर 2022 में ये खत्म है। इसका मतलब फिर हम बैठेंगे। इस चीज पे आप गौर करिएगा, 31 दिसंबर 2022 को ये स्कीम की जो बुकिंग है वो खत्म हो रही है। क्या आपको लगता है कि जिस पोर्टल को बनने में 6 से 7 महीने लग गए और वो पोर्टल अभी तक रेडी नहीं है, उस तरीके से रेडी नहीं है कि आप वहां पे कोई आपको वेंडर मिल जाए या पैनल सिलेक्शन हो जाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और इन्होंने 31 दिसंबर 2022 का फरमान जारी कर दिया। अब आप मुझे बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ इंस्टॉलेशन का टाइम भी उसके पास होगा, फिर उसको वो कंप्लीट भी करेगा प्रोजेक्ट को, फिर उसको कमीशन करेगा, फिर इंस्पेक्शन कराएगा, फिर वापस सरकार के पास जाएगा। क्या एंड यूजर बेनिफिशियरी इतना पागल है या नासमझ है जो अपने पैसे के लिए पहले उसने प्रोजेक्ट में पैसे दे दिए और वापस लाखों रुपए सरकार से एक्सपेक्ट करेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि पुरानी स्कीम और इस स्कीम को अगर कंपेयर किया जाए, भैया सरकार की किसी स्कीम में नहीं जाए एंड यूजर। मैं तो कह रहा हूँ जो इसका इंतजार कर रहा था वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जैसे ही मंत्री जी ने जनवरी में बोला ना, उसको बोलना चाहिए था कि आप अपने शब्द अपने पास रखो। 10 किलोवाट मैं तो सोलर लगवा रहा हूँ, आप एक बार महीने कैलकुलेट करिए, अगर उसका सितंबर अक्टूबर तक अगर ये चीज स्ट्रीमलाइन होती है, 10 महीने हो गए, तो उसका 1 लाख तो उसने बिल गवा दिया, वैसे पे कर दिया। 1 लाख उसको दे के आप 94,000 दे के कौन सा एहसान कर रहे हैं? आपने सिर्फ उस सिस्टम को लगने से रोका है, आपने मार्केट को रोका है, और यही कारण है मार्केट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें इस कदर की मारामारी हो जाएगी कि रेट्स कुछ भी पड़ रही है, ये इंडिया मार्ट और सिर्फ लीड लेने का तरीका बन गया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, एंड यूजर को लगेगा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं खुद से करूंगा, उसकी वजह से वो चीज अटकेगी। जो सही काम करने वाले वो सही काम नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो अरविंद जी ने कहा है, आप प्लीज आप अभी से जागरूक हो जाइए, बहुत ज्यादा फ्रॉड होने वाले हैं। फ्रॉड को भी आप नहीं रोक पाएंगे। अगर आप में कुछ करवाने की या कुछ रोकने की अगर आप में वाकई में ये होती इच्छा होती, इच्छा तो शायद होगी भी, इच्छा के अलावा अगर वाकई आप कर सकते, कर नहीं एबिलिटी है, अगर आप डिस्कॉम के थ्रू ये चीज करवाना चाहते थे, तो आपने क्यों नहीं 2019 से 2022 आ गया, आपने क्यों नहीं कहा कि आपका यूनिफाइड वेब पोर्टल तैयार क्यों नहीं है, आपकी रूफटॉप सोलर सेल क्यों नहीं बनी है? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप ये 2 चीजें कर देते और अपने लेवल पे आप जो 5 से 10 दिन की सब्सिडी देने की जो चीज है, अगर आप इन तीनों चीजों को कर देते तो इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सिर्फ भागने का एक तरीका है कि मैं कुछ दिन के लिए और एक स्टेरॉइड देके उसको सुला देता हूं और अंत में तो उसको मरना तो है ही। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो ईपीसी प्लेयर ये सोच रहे हैं कि ये नेशनल पोर्टल से बहुत कुछ भला होने वाला है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा ब्लंडर, इतना ज्यादा बर्बादी होने वाली है कि इससे वर्स्ट और कुछ भी नहीं होगा। अभी भी अगर आप इसको बंद ही कर दो, मैं तो कह रहा हूं आप अपना इंटरफेरेंस बंद कर दो, आप पैसे देना बंद कर दो। मैंने तो बताया, जिसने मंत्री जी की बात सुन के 10 महीने इंतजार कर लिया, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 1 लाख तो उसने बर्बाद कर दी 94,000 लेने के लिए। ये सिर्फ इसी वजह से जो अब आप देखिएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे टैक्स का पैसा, दूसरे के टैक्स का पैसा सिर्फ सोलर रूफटॉप की सब्सिडी में जाया करे? आज आप देखिएगा, ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति बन के रह गया है कि आपको एक तरफ तो केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार को कि फ्री में बिजली मत दीजिए, फिर उसके बाद वही चीज आप सब्सिडी के रूप में पैसे वितरण कर रहे हैं सोलर रूफटॉप। और आपको पता है, सोलर रूफटॉप लगाने वाले व्यक्ति के पास खुद के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी जेब के पैसे से सोलर रूफटॉप लगा सकता है और उसको सिर्फ 10 दिन के अंदर वो सोलर रूफटॉप लगा के अपनी मीटरिंग कमीशनिंग कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि वो बंदा
जो है उसको तुरंत लाभ नहीं मिले, वो टुकड़ों 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 में वो जीता रहे और हमारे पे डिपेंड हो जाए। आप देखिएगा आज नेशनल डीबीटी पोर्टल ये सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिसमें सोलर रूफटॉप का डेटा एग्रीगेट किया जा रहा है, उससे ज्यादा इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। कोई भी बेनिफिशियरी को इससे लाभ अगर तुरंत मिल जाए, आज देखिएगा आज अगस्त का महीना है, दिसंबर में ये चीज आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। अगस्त से दिसंबर के अंदर ये लोग सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे और उस पर 0 एक्टिविटी होगी। सेम अगर मैं इस चीज को कुसुम योजना से रिलेट करता हूं तो कुसुम योजना के अंदर 7,000 एप्लीकेशन राजस्थान से आई थी जिनको अपने यहाँ पे 500 से 2 मेगावाट के सोलर पार्क लगाने थे। क्या उनके सोलर पार्क लग गए हैं? उनके अभी तक कोई सोलर पार्क नहीं गए। मुश्किल से 7,000 लोगों में से मात्र 15 से 16 या 20 लोगों के यहाँ पे सोलर पार्क लगे होंगे, वो सरकार का अचीवमेंट है। वही चीज नेशनल डीबीटी स्कीम के अंदर ये कलेक्ट करेंगे, हर स्टेट से 20-30 हजार लोग कलेक्ट करेंगे, इनके पास लाखों का डेटा आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक से ये लोग पैसे ले लेंगे, उस पैसे का दुरुपयोग दूसरी जगह करेंगे और उसके बाद ये जनता वापस भूखी प्यासी अपने पैसे से सोलर लगवाएगी। दूसरा एक फ्रॉड वाली कंपनी जो है इनके इस नेशनल पोर्टल के माध्यम से बुकिंग एजेंट बन जाएगी, वो कस्टमर से पैसे ले लेगी। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी तो सबको पता है कि नेशनल सोलर पोर्टल का एक वेबसाइट है जिसपे बुकिंग करानी है। अब आप देखिएगा थोड़े दिन के अंदर इतनी वेबसाइट्स बुकिंग हो जाएंगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा नेशनल पोर्टल है सरकार का और कौन सा फ्रॉड वाला है। इस मामले में एमएनआरई प्रमोशन में इतना नीचे रह जाएगी, जिसको बोलते हैं रैंकिंग जो है ना वेबसाइट की, कि वो 4-5वें पेज पे तो दिखेगी वो उनकी वेबसाइट, और जैसे ही आप वो वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर सबसे पहला लिखा होगा कि धोखेबाजी से सावधान। अरे आपका ये पढ़ने के लिए मैं पहले 15वें पेज तक पहुंचूंगा ही नहीं, मैं तो पहले नहीं वो पैसे भर देगा। केंद्र सरकार को जो राज्य की जिम्मेदारी है वो राज्य को करने देनी चाहिए। हर चीज में केंद्र का हस्तक्षेप सब चीजों को सिर्फ बर्बाद कर रहा है। आज अगर हम एम्पेनल्ड वेंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम भी एक एम्पेनल्ड वेंडर्स हैं। हम लोगों ने 2019 की 45 मेगावाट की सब्सिडी में काम किया है। हम जैसे पावरफुल लोग जिनको पता है कि किस दरवाजे पे कब जाना है, हम पिछले 2 साल से ज्यादा हम लोग हमारे पैसे के लिए लड़ रहे हैं। वो बेनिफिशियरी क्या सरकार से लड़ पाएगा अपने पैसे के लिए? मुझे नहीं लगता। वो बेनिफिशियरी को सिर्फ हताश होने का ही एक रीजन मिलेगा, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं मिलेगा। इसमें उसको आप दे भी दो, अगर आप उसको दे दोगे तो भी हमें ज्यादा गुस्सा आएगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि एक एजेंसी हमारे साथ में थी जिसने सारे प्रोजेक्ट हमारे चेक कर लिए, आपके स्पिन पोर्टल पे डाल दिए, तो आपको 3 साल में हमारे पैसे देने में शर्म आ रही है और उसको आप 30 दिन में दे रहे हो। ये बहुत ज्यादा गुस्से की बात है। आज आप क्यों उसको दे रहे हो? इसका मतलब आपका एजेंडा कुछ और ही। आप जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं सोलर को, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। मेन बात ये है, सिर्फ यही फेलियर का रीजन है। अगर आप बेसिक समझेंगे ना, आप ईपीसी को स्ट्रेंथन करिए, इनको आप तैयार करिए, इनका आप सपोर्ट करिए। दूसरा, आप जो डिस्कॉम लेवल पे जो लोग जो रुकावटें आती हैं आप उनको हटाइए, रूफटॉप सेल बनाइए और ऑनलाइन ट्रैकिंग बनाइए। आप स्टेट लेवल पे देखिए, आप नेशनल पोर्टल वो दिख रहा है, मुझे पता है आपका पोर्टल बहुत अच्छा है, उसमें दिख रहा है मेरे को अवेटिंग, वो जो फीजिबिलिटी अवेटिंग, वो अवेटिंग ही रहेगी। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ 30 अगस्त तक वो अवेटिंग ही रहेगी और उस पर अवेटिंग ही रहे, वो कोई आए नहीं उस पर। तो ये जो है ना, ये चीजें आप बहुत अच्छी दिखती हैं। जिस तरह का नेशनल पोर्टल है, मैं 15 दिन में वैसा पोर्टल बना के तैयार कर सकता हूँ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आपने भले GIZ और वर्ल्ड बैंक और सबको उसमें इन्वॉल्व कर लिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे कुछ अच्छा हो जाए। अगर उसमें अच्छा होना होता तो जब मैं के नंबर डालता हूँ वो कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। आप उसको स्टेट के डिस्कॉम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जब मैं अपना के नंबर डालूं वो मेरा डेटा ले ले, मेरा नाम ले ले कि हाँ भाई मैं ये इसका डेटा है। कहीं से भी नहीं, मैं कुछ भी मैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैंने 50 एप्लीकेशन तो मैंने डाली है उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी। क्या आपको लगता है कि हर उपभोक्ता अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेगा, अल्फाबेट की मिस्टेक नहीं करेगा, न्यूमेरिकल की मिस्टेक नहीं करेगा? तो मेरा डिस्कॉम इनको ये जवाब देगा, डिस्कॉम इनको ये जवाब देगा कि वो के नंबर रॉन्गली मेंशन्ड। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 15 एप्लीकेशन तो मैं लगा चुका हूँ डीबीटी पोर्टल पे और उसके के नंबर क्या है 210345 जो मन में आता है मैं डाल देता हूँ। उसमें तो ये तक नहीं है कि कितने नंबर, मैंने किस स्टेट में कितने नंबर का
जो के नंबर चल रहा है ना, वो भी उसमें नहीं पहचानता है। मैं किसी में 15 नंबर लिख रहा हूँ, किसी में 20, किसी में तो मैंने 1 2 3 लिख दिया है। नंबर जरूर वो देख लेता है, हाँ भाई ये है कि ABCD। सिर्फ इतना करके मैंने 1000